गाइस, एमिनेंट क्लासेज पे आपका स्वागत है। हम अंतर्प्रवाही नदियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें से हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ा, बाणगंगा की नदी के बारे में पढ़ा और हमने साबी नदी के बारे में चर्चा की और हमने कांतली नदी के बारे में पढ़ा। आज हम रूपारेल नदी या हम बोल सकते हैं इसको वराह नदी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो रूपारेल नदी और वराह नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो जो रूपारेल नदी है उसका उद्गम होता है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। ये बहती हुई एक मोती झील नामक झील तक जाती है। तो जो रूपारेल नदी है उस पर मोती झील का निर्माण किया गया है, जो भरतपुर में है। और ये भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? जो मोती झील है उसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे जो रूपारेल नदी है वो एक लिंक है, सुजान गंगा नामक लिंक है। इस लिंक के द्वारा जो लोहागढ़ का किला है उसके चारों तरफ खाई है, तो उसमें जो नदी है रूपारेल, तो उसका पानी वहाँ तक जाता है और यहीं पर भरतपुर के अंदर रूपारेल नदी विलुप्त हो जाती है। आगे हम मोती झील के बारे में पढ़ें कि मोती झील क्या है। तो मोती झील है वो भरतपुर में रूपारेल नदी पर निर्मित है, जिसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। हम सुजान गंगा की बात करें, यह एक लिंक या चैनल है जो मोती झील से जलापूर्ति मोती झील से लोहागढ़ तक करता है। आगे हम बात करें काकनी अथवा मसूरी नदी के बारे में कि मसूरी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो काकनी जो नदी है उसका उद्गम होता है कोठारी गांव जैसलमेर से, और ये भुज झील जैसलमेर में इसी नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है, एग्जाम में क्यों से पूछ लिया जाए कि भुज झील किस नदी पर स्थित है। तो भुज झील है वो काकनी नदी पर स्थित है। वो कहाँ पर है? तो जैसलमेर में है। काकनी नदी के बारे में जो वन रक्षक 2015 का एग्जाम लगा था उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम बात करें अन्य अंतःप्रवाही नदियों की। अन्य अंतःप्रवाही नदियाँ क्या है? तो अन्य अंतःप्रवाही नदियाँ हैं, एक नदी है नागौर से निकलती है, उसका क्या नाम है? खारी है। तो नागौर से कौन सी नदी निकलती है? खारी नदी है। कहाँ जाकर मिलती है ये जाकर मिलती है सांबर में। सांबर है वो 3 जिलों में है। सांबर जो झील है उसमें सांबर झील 3 जिलों में है। कहाँ पर? जयपुर में है, अजमेर में है और नागौर में है। तो सांबर जो झील का विस्तार है वो जयपुर, अजमेर और नागौर में। एक है खंडेला नदी, खंडेला है या हम उसको खंडेल नदी बोल सकते हैं। ये सिक्कर से निकलती है और ये भी सांबर झील में आकर मिल जाती है। मनोहरपुर पहाड़ी जो जयपुर में है वहाँ से मेधा नदी निकलती है और वो भी सांबर झील में आकर मिल जाती है। जो मेधा नदी है वो सांबर झील में सर्वाधिक लवण की मात्रा लेकर आती है। आप बोल सकते हैं सर्वाधिक लवण जमा करती है। कौन सी नदी? मेधा नदी। अजमेर से जो नदी निकलती है उसका नाम है रूपनगढ़ नदी, जो अजमेर से निकलती है और ये सांबर झील में जाकर मिल जाती है। आगे हम बात करें सांबर में सर्वाधिक लवण का जमाव कौन सी नदी करती है? मेधा नदी करती है। आगे हम बात करें बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ हैं उनके बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हुई नदियाँ कौन सी है? चंबल है, बनास है, बेड़च या आहेर बोल सकते हैं और गंभीर, ये नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी की नदियाँ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी की।
कि चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, संगम जाके कहाँ पर होता है, उसकी लंबाई क्या है, अपवाह क्षेत्र क्या है, उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है और उस पर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं चंबल नदी पर चल रही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी है उसका उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी, विंध्याचल जो पर्वतमाला एमपी में है वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो ध्यान रखना है कि चंबल नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, जानापाव जो पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका संगम कहाँ पर होता है, यमुना इटावा यूपी के अंदर ये जाकर मिलती है यमुना नदी से। इसकी लंबाई क्या है चंबल नदी की, 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेकिन ये राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। पुराना आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो इसकी लंबाई थी 966 किलोमीटर और ये राजस्थान में बहती थी 135 किलोमीटर। इसके अपवाह क्षेत्र की बात की जाए कि जो ये चंबल नदी है वो कहाँ कहाँ बहती है, तो ये चित्तौड़गढ़ ये 84गढ़ से तो राजस्थान में प्रवेश करती है, 84गढ़ से तो चित्तौड़ में है वहाँ से तो फिर कोटा बूंदी में बहती है, कोटा बूंदी को हया है प्रदेश भी कहते हैं, करौली धौलपुर और सवाई माधोपुर इन क्षेत्र में भी बहती है। करौली धौलपुर सवाई माधोपुर इन तीनों को हम संयुक्त रूप से डांग प्रदेश भी कहा जाता है। आगे हम इसके सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियों को हम ट्रिक के आधार पर याद करेंगे कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हम देखें कि इसकी ट्रिक क्या है। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो गुस्से से है गुंजाली नदी, में से है मेज नदी, माँ से है मांगली नदी और पास से है पार्वती नदी और न से है नेवाज या निवाज नदी, आज से है आहू नदी, काले से काली सिंध नदी, घोड़े से है घोड़े पछाड़ नदी और पर से है परवन नदी, बाहर से बनास नदी, बाहर से ब्राह्मणी नदी और चाकू से है चाकर नदी या कुन्नू नदी और कुराल नदी को से सिप नदी है। बाहर से कोई नदी नहीं है। तो ध्यान रखना है कि गुस्से में माँ पापा ने आज काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। ट्री के आधार पर नदियों का नाम याद हो जाता है। आगे हम बात करें किस प्रकार से जो चंबल नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। मैप के आधार पर हम देखें तो इसका उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, एमपी से चंबल नदी का उद्गम होता है और यह कहाँ पर यहाँ से निकल कर ये 84गढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे हम बात करें इसकी तो इस पर चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात भी है जो कहाँ पर है, बेसरोडगढ़ में है और बेसरोडगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। इसके ऊपर आगे हैंगिंग ब्रिज भी बना हुआ है कोटा के अंदर। आगे हम बात करें सिप नदी इसमें आकर मिलती है, एक बनास नदी आकर मिलती है और यह यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। बाकी आगे जाकर चंबल नदी है वो यमुना नदी में इटावा के पास मिल जाती है और यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम बनाती है उसका क्या नाम है, रामेश्वर घाट। और ये कहाँ पर बनाती है, सवाई माधोपुर के अंदर ही है अपना त्रिवेणी संगम बनाती है। आगे हम इसकी बात करें और ये है बारामासी नदी है। आगे हम बात करें इसकी
कि जो चंबल नदी बहती है उसकी नदियाँ किस प्रकार से कहाँ कहाँ से आती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि ये सबसे पहले हम देखें कि जो चंबल नदी है जानापाव पहाड़ी MP से इंदौर जो जिला है वहाँ से निकलती है और आगे जाकर जो इसमें गुंजाली नदी है वो आकर मिलती है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। और कुछ नदियाँ हैं जैसे आऊ है, काली सिंध है, नेवाज है, परवन है, पार्वती है, कुन्नू है। ये नदियाँ क्या करती है कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, MP से होता है। और जो आहू नदी है वो झालावाड़ में जाकर काली सिंध में मिल जाती है। जो परवन नदी है, परवन नदी में नेवाज जो नदी है झालावाड़ में आकर मिलती है और परवन नदी है काली सिंध में जाकर कोटा में मिल जाती है। यहाँ पर जहाँ हाउ और काली सिंध का मिलन होता है यहाँ पर एक दुर्ग है जिसको बोला जाता है गागरोन दुर्ग, जिसे हम जलीय दुर्ग भी बोल सकते हैं। आगे हम बात करें कि जो पार्वती नदी है वो सवाई माधोपुर में जाकर मिलती है। कुन्नू नदी है वो करौली में जाकर चंबल में मिलती है। चित्तौड़ से निकलती है ब्राह्मणी नदी, वो चित्तौड़ में ही मिल जाती है। और जो काली सिंध है वो कोटा में आकर मिलती है। बनास नदी निकलती है, बनास नदी है चंबल में, रामेश्वर घाट में, सवाई माधोपुर में आकर जहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है सिप नदी के साथ में, यहाँ आकर मिल जाती है। आगे हम बात करें कि जो बनास है चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। पूछ लिया जाए एग्जाम में कि चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है वो है बनास नदी। आगे हम बात करें काली सिंध की, तो चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी, काली सिंध। पूछ लिया है चंबल की दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो काली सिंध है। एक सामेला स्थान है वो कहाँ पर है कि काली सिंध व आहू, जो आहू नदी है उसका संगम होता है झालावाड़ में, उसे हम सामेला कहते हैं। और इसके किनारे सर्वश्रेष्ठ जो जलदुर्ग है गागरोन स्थित है। याद रखना है कि सामेला किसे कहा जाता है, काली सिंध व आहू के संगम होता है झालावाड़ में, उसे हम सामेला कहते हैं। और इसके किनारे जलदुर्ग है कौन सा, गागरोन जलदुर्ग। आगे हम चंबल की विशेषताओं की बात करें कि चंबल के अन्य क्या क्या नाम है, तो चंबल के उपनाम है चर्मणवती, को चर्मणवती भी कहा जाता है, कामधेनु कहा जाता है और इसे बारहमासी नदी भी कहा जाता है। और यहाँ पर कामधेनु नामक गाय होती है जिसको राठी गाय भी बोलते हैं, वो भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। आगे हम त्रिवेणी संगम की बात करें, त्रिवेणी संगम कौन सा है, तो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर कौन सा, रामेश्वर घाट, पदरा गांव, सवाई माधोपुर में ये बनता है। कौन कौन सी नदियों के द्वारा, चंबल, बनास और सिप, जो 3 नदियाँ मिलकर है त्रिवेणी संगम बनाती हैं। आगे हम चूलिया जलप्रपात की बात करें, तो चूलिया जलप्रपात है वो की स्थिति कहाँ पर है, भैंसरोडगढ़ के अंदर है। और ये कौन सी नदी पर है चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी पर है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वो कितना है, 18 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर है, तो पूछ लिया जाए तो चित्तौड़गढ़ में है। और कौन सा है, चूलिया जलप्रपात, और इसकी लंबाई क्या है, 18 मीटर इसकी लंबाई है। आगे हम हैंगिंग ब्रिज की बात करें, तो जो हैंगिंग ब्रिज है वो कहाँ पर है, वो है कोटा के अंदर। और ये इसकी कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। और इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर और राजस्थान का एकमात्र ये हैंगिंग ब्रिज है। आगे हम बात करें कि चंबल में संरक्षित जीव कौन से हैं, तो चंबल में संरक्षित जीव है घड़ियाल है,
गांगिया सूस है, जिसको हम डॉल्फिन भी कहते हैं। तीसरा है उदबिलाव, जिसको लुटरा लुटरा भी कहा जाता है। तो चंबल में संरक्षित जीव कौन कौन से हैं पूछ लिया जाए तो घड़ियाल है, गांगिया सूस है डॉल्फिन में, और इसे 2010 के अंदर संरक्षित जीव के अंदर रखा गया था। और दूसरा है उदबिलाव। हम बात करें आगे कि चंबल नदी है, वहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक अब नालिका अपरदन करती है, उत्कात भूमि का निर्माण करती है, बीहड़ व डांग प्रदेश का भी निर्माण करती है। बीहड़ या हम डांग प्रदेश किसे बोलते हैं कि जो अनउपजाऊ जो भूमि होती है उसे हम बीहड़ कहते हैं। आगे हम बात करें चंबल पर जो बांध परियोजना है, कौन कौन सी बांध परियोजना है, तो चंबल पर 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने चरणों में? 3 चरणों के अंदर 4 बांधों का निर्माण किया गया है। प्रथम चरण में 2 बांधों का निर्माण किया गया था, कौन कौन से हैं? गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे चरण के अंदर निर्माण किया गया था राणा प्रताप सागर बांध का, और तीसरे चरण में बांध का निर्माण किया गया था वो था जवाहर सागर बांध। आगे हम बात करें कि किस प्रकार से इनको हम नदी के आधार पर बांटते हैं। हम देखते हैं कि चंबल नदी एमपी से निकलती है जानापाव पहाड़ी से, तो इस पर गांधी सागर जो बांध है वो कहाँ पर है? एमपी के अंदर है। और फिर हम देखें राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर बांध है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और जवाहर सागर बांध है जो कोटा डैम भी बोलते हैं हम इसको, ये 2 जिलों में है, कोटा बूंदी। लास्ट में है कोटा बैराज जो कोटा में है, और जो कोटा बैराज बांध है वो सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। और राणा प्रताप सागर रावतबाटा जहाँ पर विद्युत उत्पादित की जाती है। और चंबल नदी में एक यहाँ पर एक तथ्य है कि जो चंबल नदी है वहाँ पर अटल बिहारी जो वाजपेयी थे उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था। हम सबसे पहले प्रथम चरण की बात करें कि प्रथम चरण है वहाँ पर किस प्रकार से निर्माण किया गया था। सबसे पहले निर्माण किया गया था गांधी जो सागर बांध है उसका। तो गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? मंदसौर एमपी के अंदर स्थित है। और चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बना हुआ एकमात्र बांध है। ध्यान रखना है कि चंबल नदी पर प्रथम चरण में राजस्थान से बाहर बना हुआ एकमात्र बांध है कौन सा? गांधी सागर। यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की बात की जाए तो कितनी होती है? 23 मेगावाट की 5 यूनिट है। यहाँ से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है। आगे हम कोटा बैराज डैम की बात करें तो कोटा बैराज है वो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसमें चंबल का सिंचाई बांध भी कहा जाता है इसे। यहाँ सिंचाई के लिए यहाँ से 2 नहर निकलती है जिसको हम बोलते हैं दाई नहर और बाई नहर। जो बाई नहर है वो कहाँ पर बहती है? बाई नहर है वो कोटा और बूंदी के अंदर। दाई नहर है, दाई नहर कहाँ कहाँ कौन कौन से में? तो कोटा, बारा और एमपी राज्य है वहाँ पर जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर दाई नहर बहती है। और दाई नहर में 14 लिफ्ट नहरें हैं, तो उनमें से 8 जो लिफ्ट नहरें हैं वो कोटा और बारा के अंदर सिंचाई का काम करती है। और जो 6 नहर है लिफ्ट नहर वो मध्य प्रदेश में जाती है। आगे हम दूसरे चरण की बात करें कि दूसरा चरण है उसमें किस डैम का निर्माण हुआ था? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ था। कौन से का? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ था। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और ये है राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी बांध परियोजना है
राणा प्रताप सागर बांध, और इससे रावतबाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जल आपूर्ति की जाती है। इम्पोर्टेंट है कि पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि रावतबाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जल आपूर्ति किससे की जाती है, तो राणा प्रताप जो सागर बांध है उसके द्वारा रावतबाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र को जल आपूर्ति की जाती है। हम जल विद्युत उत्पादन की बात करें तो यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 यूनिट है और यहाँ से 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। आगे हम थर्ड चरण की बात करें तो थर्ड चरण में क्या है, एक डैम बना हुआ है जवाहर सागर और कोटा डैम। तो जवाहर सागर और कोटा डैम अथवा कोटा डैम जवाहर सागर का है, दूसरा नाम है कोटा डैम। तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, कोटा बूंदी के अंदर। जल विद्युत उत्पादन कितना होता है, यहाँ से 33 मेगावाट की 3 यूनिट है, यहाँ से 99 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित की जाती है। इसे चंबल का पिकअप बांध भी कहा जाता है। पूछ लिया जाए चंबल का पिकअप बांध किसे कहा जाता है, तो चंबल का पिकअप बांध जवाहर सागर अथवा कोटा डैम को कहा जाता है। आगे हम बात करें कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं बाद में पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है। कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है और उसके बाद में ये पूर्व की ओर बहती हुई यमुना नदी में जाकर विलुप्त या संगम हो जाता है इटावा के पास में। धन्यवाद।